नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3, हमारी बदलती पृथ्वी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि हमारी ये पृथ्वी बाहर से जितनी शांत और स्थिर दिखती है, वास्तव में इसके अंदर और बाहर लगातार कितने नाटकीय बदलाव हो रहे हैं। बिल्कुल। और ये बदलाव इतने विशाल हैं कि हम अक्सर इन्हें समझ ही नहीं पाते। हाँ, मतलब इस विषय की शुरुआत करने से पहले जरा अपने पैरों के नीचे की जमीन के बारे में सोचिए। ये बहुत ठोस और स्थिर महसूस होती है ना? हाँ, बिल्कुल लगती है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि हम असल में चट्टानों के एक विशाल टूटे हुए बेड़े पर सर्फिंग कर रहे हैं, और वो भी खौलते हुए मैग्मा के एक गहरे समुद्र पर। अरे वाह, ये जो सर्फिंग वाला नजरिया है ना, वो भूगोल को समझने के लिए बहुत सटीक है ना? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी छिपे हुए इंजन को डिकोड करने वाले हैं, जो हमारे पहाड़ों, घाटियों और महाद्वीपों को आकार देता है। सही बात है। हम्म हम अक्सर अपने आसपास के ऊंचे पहाड़ों या समतल मैदानों को देखकर मान लेते हैं कि पृथ्वी हमेशा से ऐसी ही थी और ऐसी ही रहेगी। जो कि सच नहीं है। बिल्कुल सच नहीं है। अगर हम एक व्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारी पृथ्वी एक बहुत ही सक्रिय और निरंतर बदलने वाला ग्रह है। इसकी सतह पर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो कोई स्थायी चित्र नहीं है। तो मतलब ये एक लगातार चलने वाली निर्माण और विनाश की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत सतह पर नहीं बल्कि पृथ्वी के बहुत नीचे होती है। गहराई में, सही कहा। और उस विशाल इंजन को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्थलमंडलीय प्लेटों यानी लिथोस्फेरिक प्लेट्स की कार्यप्रणाली को समझना होगा। बिल्कुल। मतलब हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, वो अंडे के छिलके की तरह कोई एक पूरा ठोस और अखंड टुकड़ा नहीं है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये भूपर्पटी कई बड़ी और कुछ छोटी कठोर प्लेटों में टूटी हुई है। और पता है, इन्हीं विशाल प्लेटों के ऊपर हमारे सारे महाद्वीप, बड़े बड़े देश और यहाँ तक कि गहरे महासागर भी टिके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्लेटें एक जगह रुकी हुई नहीं है। एकदम सही। ये निरंतर खिसक रही हैं। हालांकि इनकी गति हर साल केवल कुछ मिलीमीटर ही होती है। मतलब हमारे नाखूनों के बढ़ने की गति से भी धीमी। अरे, तो ये गति इतनी धीमी है कि हमें इसका सीधा एहसास ही नहीं होता। लेकिन इसके पीछे की जो ताकत है वो वाकई अकल्पनीय है। बहुत विशाल ताकत है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही साधारण प्रयोग की कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कांच के बीकर को आधा पानी से भर दिया है। अच्छा। और उसमें एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली डाल दी है। अब जब हम बीकर को नीचे से गर्म करते हैं तो पानी में संवहन धाराएं या कन्वेक्शन करंट्स बनने लगती हैं। हाँ, पानी ऊपर की तरफ उठता है। बिल्कुल, कागज की गोली गर्म पानी के साथ ऊपर की ओर उठती है और फिर ठंडे पानी के साथ किनारे से नीचे बैठने लगती है। ये बीकर वाला उदाहरण उस प्रक्रिया को समझने का बहुत अच्छा शुरुआती तरीका है। हालांकि पृथ्वी के अंदर ये पानी नहीं है। हाँ, वो तो पिघला हुआ पत्थर है। बिल्कुल, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के गहरे हिस्से में अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण ये मैग्मा लगातार उबल रहा है। और वो एक वृत्तीय गति में, मतलब गोल गोल घूम रहा है ना? हाँ, क्योंकि नीचे का ये मैग्मा लगातार गति कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर तैरने वाली भारी भरकम स्थलमंडलीय प्लेटें भी उसी गति के साथ खिसकने पर मजबूर हो जाती हैं। तो जब ये इतनी बड़ी प्लेटें खिसकती हैं तो उनके कारण पृथ्वी पर कई तरह के बल काम करना शुरू कर देते हैं। विज्ञान इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटता है। अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। हाँ, जिन्हें एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एंडो का अर्थ है अंदर, यानी वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं। और एक्सो का मतलब है बाहर, यानी वे बल जो पृथ्वी की सतह के ऊपर काम करते हैं। सही। तो अगर हम पहले अंतर्जनित बलों यानी पृथ्वी के अंदर की ताकतों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि ये बल हमेशा एक समान और धीमे नहीं होते। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर समय तो ये प्लेटों को धीरे धीरे खिसकाते हैं, लेकिन कभी कभी पृथ्वी के अंदर की ये ऊर्जा अचानक सतह को फाड़कर बाहर आ जाती है और तब तबाही मचती है। इन अचानक होने वाली गतियों के सबसे स्पष्ट उदाहरण है ज्वालामुखी और भूकंप। हाँ, ज्वालामुखी की प्रक्रिया तो काफी सीधी लगती है। जैसे ये भूपर्पटी पर खुला एक प्राकृतिक छिद्र या वेंट है, जिसका सीधा संपर्क पृथ्वी के बहुत नीचे मौजूद मैग्मा चैम्बर से होता है। बिल्कुल। जब अंदर गैसों और मैग्मा का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसी वेंट के जरिए पिघला हुआ मैग्मा
अचानक भयानक विस्फोट के साथ सतह पर आ जाता है। और जब ये बाहर आता है तब हम इसका नाम बदलकर इसे लावा कहते हैं। हाँ, और उस छिद्र के ऊपर जो एक कटोरी जैसा आकार बन जाता है उसे क्रेटर कहा जाता है। तो ज्वालामुखी का तंत्र मुख्य रूप से गैस और तरल पदार्थ के दबाव पर निर्भर है, लेकिन भूकंप की कार्यप्रणाली इससे थोड़ी अलग है ना? थोड़ी ज्यादा यांत्रिक या मैकेनिकल कह सकते हैं। भूकंप तब आता है जब स्थलमंडलीय प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। तो भूकंप को समझने के लिए अगर हम एक और रोजमर्रा का उदाहरण लें। हाँ, बताइए। जब हम किसी बर्तन में पानी उबालते हैं और उस पर ढक्कन रख देते हैं, जैसे ही पानी उबलने लगता है और भाप का दबाव बढ़ता है, वो ढक्कन हिलने लगता है और आवाज भी करने लगता है। बिल्कुल, वो ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है और कंपन पैदा करती है। पानी उबलने वाला ये उदाहरण ऊर्जा के दबाव को समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पता है इसमें एक छोटा सा पेंच है। अच्छा, वो क्या? बर्तन के ढक्कन के पास हिलने की जगह होती है, जबकि पृथ्वी के अंदर प्लेटें आपस में बुरी तरह फंसी और लॉक होती हैं। उनके पास हिलने की जगह नहीं होती। ओहो, तो मतलब दबाव अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। दिन जब दबाव चट्टानों की सहन शक्ति से ज्यादा हो जाता है तो वे अचानक टूट जाती हैं या खिसक जाती हैं। हाँ, और उस समय जो असीमित ऊर्जा एक झटके में निकलती है वही भूकंप है। इसका मतलब है कि वो जगह जहां से ये कंपन वास्तव में शुरू होता है, वो सतह पर नहीं बल्कि जमीन के काफी नीचे होती है। बिल्कुल, भूपर्पटी के नीचे उस गहराई वाले स्थान को उद्गम केंद्र या फोकस कहा जाता है। ये वो बिंदु है जहां ऊर्जा पहली बार मुक्त होती है। और सतह पर क्या होता है फिर? सतह पर उस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर वाले स्थान को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। कंपन इसी अधिकेंद्र से तरंगों के रूप में बाहर की ओर फैलता है। जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी में लहरें चारों तरफ फैलती हैं, बिल्कुल वैसा ही। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इन तरंगों के बारे में स्रोत में बहुत ही रोचक जानकारी दी गई है। ये भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं और तीनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहली है पी तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे। हाँ, ये किसी स्प्रिंग या अकॉर्डियन की तरह काम करती हैं, जो जमीन को सिकोड़ती और फैलाती हुई सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हैं। और क्योंकि ये सबसे तेज होती हैं, इसलिए भूकंप मापी यंत्रों पर सबसे पहले यही दर्ज होती हैं। इसके बाद आती हैं एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। इस तरंगे ये कैसे काम करती हैं? अगर आप एक लंबी रस्सी का एक सिरा पकड़कर उसे जोर से ऊपर नीचे झटकें, तो जैसी लहर बनती है, एस तरंगे जमीन को बिल्कुल वैसे ही ऊपर नीचे हिलाती हैं। अरे बाप रे, ये तो इमारतों की नींव के लिए बहुत खतरनाक होती होंगी। बहुत ज्यादा। और अंत में आती हैं एल तरंगे या पृष्ठीय तरंगे, जो सतह पर पानी की लहरों की तरह गोल गोल घूमती हुई चलती हैं। ये तो सबसे धीमी होती है ना, एपीसेंटर के सबसे करीब होगी। वहां इन तीनों तरंगों का प्रहार सबसे ज्यादा भयानक होगा। हाँ, जैसे जैसे हम अधिकेंद्र से दूर जाते हैं, भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है। इस तबाही का एक बहुत ही स्पष्ट और दर्दनाक उदाहरण 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में आया भूकंप है। उस दिन भुज में जो हुआ वो ये दर्शाता है कि जब पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अपनी पूरी ताकत से बाहर आती है, तो मानव निर्मित संरचनाएं कितनी कमजोर साबित होती हैं। हाँ, उस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 मापी गई थी। स्रोत में जो विवरण है वो आपदा की भयावहता को स्पष्ट करता है। बिल्कुल, स्कूलों की इमारतें पूरी तरह ढह गईं, जिसके कारण कई छात्रों और शिक्षकों को जान गंवानी पड़ी। तबाही सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं थी। संचार लाइनें, पानी के पाइप और बिजली के स्टेशन पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। और शहर में कई जगहों पर तो चारकोल और अंगीठियों के पलटने से आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे स्थिति और भी बेकाबू हो गई थी। अगर हम रिक्टर पैमाने के गणित को समझें तो 2.0 या उससे कम तीव्रता वाले भूकंप का असर न के बराबर होता है ना? हाँ, हम उसे शायद ही महसूस कर पाते हैं। 5.0 की तीव्रता वाला भूकंप इतना शक्तिशाली होता है कि घर में रखी वस्तुएं गिर सकती हैं। लेकिन 6.0 या उससे अधिक का भूकंप बहुत खतरनाक माना जाता है। और भुज का भूकंप तो 6.9 था। मतलब वो लगभग 7.0 की सर्वनाशकारी श्रेणी के बहुत करीब आता है। इन आपदाओं को देखकर एक सवाल जो स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं? स्रोत स्पष्ट करते हैं कि आज की तकनीक से वैज्ञानिक रूप से सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। लेकिन ये बात बहुत दिलचस्प है कि स्थानीय लोग अक्सर जानवरों के व्यवहार से इसका अनुमान लगा लेते हैं। हाँ, जैसे तालाब में मछलियों का बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाना या सांपों का अपने बिलों से निकलकर सतह पर आ जाना। ऐसा क्यों होता है?
क्या जानवर हमसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं? जानवरों के इस व्यवहार के पीछे भी वही विज्ञान है जिसकी हमने अभी चर्चा की। जो पी तरंगे होती हैं वे बहुत तेज होती हैं लेकिन भारी नुकसान नहीं पहुंचाती। अच्छा, तो इंसान अक्सर उन्हें महसूस नहीं कर पाते? बिल्कुल, लेकिन जानवरों की संवेदनशीलता उन्हें इन तेज और शुरुआती कंपनों को महसूस करने में मदद करती है। उन्हें पता चल जाता है कि जमीन के नीचे कुछ भारी हलचल हो रही है। और उन्हें अंदाजा लग जाता है कि विनाशकारी एस तथा एल तरंगे बस आने ही वाली हैं। एकदम सही। इसीलिए भूकंप से बचाव के लिए पूर्व तैयारी, जैसे मेज के नीचे छिपना और कांच वाली चीजों से दूर रहना ही सबसे कारगर उपाय है। तो ये तो बात हुई अंतर्जनित बलों की जो अचानक और भयानक होते हैं, लेकिन एक दूसरे तरह की ताकत भी है। हाँ, जो शांत है, धीमी है, लेकिन अगर लंबे समय के पैमाने पर देखें तो शायद ज्यादा शक्तिशाली है। ये हैं बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये बल हवा, पानी और बर्फ के जरिए पृथ्वी को हर रोज नया आकार देते हैं। बिल्कुल एक मूर्तिकार की तरह। बहिर्जनित बल मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं, अपक्षय यानी वेदरिंग और अपर्दन यानी इरोजन। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम गलती है। तो अगर इसे सरल भाषा में समझें तो अपक्षय वो हथौड़ा है जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों को तापमान, पाले या रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण उसी जगह पर तोड़ देता है। और अपर्दन वो झाड़ू है जो जल, पवन या बर्फ के रूप में उन टूटे हुए टुकड़ों को वहां से बुहार कर कहीं और ले जाता है। अरे वाह, ये तुलना इन प्रक्रियाओं के काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। अपक्षय अपनी जगह पर होता है जबकि अपर्दन में गति शामिल होती है। हाँ, और अपर्दन द्वारा जो मलबा या सामग्री बहाकर ले जाई जाती है, जब वो किसी नई जगह पर जाकर जमा होती है तो उस प्रक्रिया को निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अपर्दन का सबसे सक्रिय और मशहूर खिलाड़ी नदी है। नदी अपने जीवन चक्र में पानी के प्रवाह से पृथ्वी की सतह को कैसे बदलती है, ये देखना अद्भुत है। सच में, जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो वो अपनी युवावस्था में होती है। उसकी गति बहुत तेज होती है। और जब वो किसी ऊंचे और खड़े ढाल वाले पहाड़ से बहुत कठोर चट्टानों के ऊपर से सीधे नीचे गिरती है तो जल प्रपात यानी झरना बनाती है। हाँ, क्योंकि कठोर चट्टान पानी की ताकत से आसानी से नहीं कटती, इसलिए पानी सीधे नीचे गिरता है। आपको पता है, दुनिया में दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। और इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा और अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात भी इसके शानदार उदाहरण है। जलप्रपात नदी की उस ताकत को दिखाते हैं जो लंबवत या वर्टिकल कटाव करती है। लेकिन नदी का सबसे दिलचस्प काम तब शुरू होता है जब वो पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। हाँ, यहाँ ढलान कम होने के कारण नदी की गति धीमी हो जाती है और वो सीधे बहने के बजाय बल खाती हुई बड़े बड़े मोड़ों में बहने लगती है। और इन घुमावदार मोड़ों को विसर्प या मिएंडर्स कहा जाता है। लेकिन एक सवाल है, नदी सीधा रास्ता छोड़कर ऐसे मोड़ों में क्यों बहने लगती है? इसका कारण पानी की भौतिकी या फिजिक्स है। घुमाव के बाहरी किनारे पर पानी तेजी से बहता है जिससे वहां लगातार कटाव होता है। अच्छा। जबकि घुमाव के भीतरी किनारे पर पानी की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए वहां नदी अपने साथ लाई गई मिट्टी को जमा करने लगती है। तो इस लगातार कटाव और जमाव के कारण विसर्प के मोड़ समय के साथ इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि उनके सिरे लगभग एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। बिल्कुल। और फिर जब कभी भारी बारिश के कारण नदी में बाढ़ आती है तो नदी के पास इतना पानी और ऊर्जा होती है कि वो उस घुमावदार रास्ते को छोड़कर बिल्कुल सीधा रास्ता पकड़ लेती है। अरे, तो वो जो पुराना घुमावदार हिस्सा पीछे छूट जाता है वो मुख्य नदी से कटकर एक अलग शांत झील बन जाता है। एकदम सही। और इस झील का आकार किसी बैल के खुर या धनुष के समान होता है, इसीलिए इसे चाप झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। बाढ़ की बात आई है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इसका इंसानी सभ्यता से क्या नाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। जब नदी किनारों से बाहर बहती है तो वो अपने आसपास के इलाकों में बारीक मिट्टी और मलबा जमा कर देती है। इससे एकदम समतल और बेहद उपजाऊ बाढ़कृत मैदान या फ्लड प्लेन का निर्माण होता है। और किनारों पर जो ऊंची दीवार जैसी मिट्टी जमा हो जाती है उन्हें तटबंध या लेवीज कहते हैं। और ये कोई संयोग नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता या प्राचीन मिस्र जैसी महान सभ्यताएं इन्हीं नदियों के बाढ़कृत मैदानों पर ही फली फूली।
भौगोलिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसी ने मानव कृषि और हमारी पूरी सभ्यता की नींव रखी है। हम भूगोल को अपने इतिहास से अलग करके नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं देख सकते। और नदी का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते ढलान इतना कम हो जाता है कि नदी का प्रवाह बेहद धीमा पड़ जाता है। हाँ, इस अंतिम अवस्था में वो अपने भारी मलबे को ढोने में असमर्थ हो जाती है और कई छोटी छोटी जलधाराओं में बट जाती है, जिन्हें वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और अंत में नदी अपना सारा मलबा और मिट्टी समुद्र के मुहाने पर जमा कर देती है। इन सभी वितरिकाओं के मुहाने पर जमा हुए मलबे से एक विशाल तिकोने आकार का क्षेत्र बनता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। तो ये तो हुई पानी की बात। नदी की तरह बर्फ भी एक बहुत शक्तिशाली मूर्तिकार है ना? बिल्कुल। ऊंचे पहाड़ों पर हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो मूल रूप से बर्फ की खिसकती हुई नदियां हैं। हिमनद को एक विशाल जमे हुए बुलडोजर की तरह देखा जा सकता है। बुलडोजर? वह कैसे? देखिए, जब लाखों टन बर्फ पहाड़ के ढलान से नीचे खिसकती है, तो वो केवल फिसलती नहीं है, वो अपने नीचे की कठोर चट्टान, गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को पूरी तरह से खुरचती और घिसती हुई चलती है। ओह, तो इस भयंकर घर्षण के कारण पहाड़ों में यू आकार की गहरी घाटियां और गर्त बन जाते होंगे। बिल्कुल। और फिर जब गर्मियां आती हैं और ये बर्फ पिघलती है, तो इन्हीं गहरे गर्तों में पानी भर जाता है, जो पहाड़ों के बीच बेहद खूबसूरत झीलों में बदल जाते हैं। हाँ, इसके अलावा हिमनद अपने साथ जो बड़े छोटे पत्थर, रेत और तलछट मिट्टी बहाकर लाते हैं, उसे वे घाटियों के किनारों और अंत में एक जगह जमा कर देते हैं। इन निक्षेपित ढेरों को ही हिमोड़ या मोरेन्स कहा जाता है ना? एकदम सही। ये हिमोड़ अक्सर प्राकृतिक बांध का काम करते हैं, जो उस पिघले हुए पानी को रोककर झीलों का आकार बनाए रखते हैं। तो हमने पानी और बर्फ की बात कर ली। अब इनके अलावा हवा और समुद्र की लहरों का भी अपना एक अलग जादुई तरीका है, जिससे वे पृथ्वी को तराशती हैं। हाँ, समुद्र तटों पर लहरों का ये जादू तो स्पष्ट दिखाई देता है। लहरें लगातार तट की चट्टानों पर प्रहार करती हैं। इस प्रहार से सबसे पहले चट्टान के कमजोर हिस्सों में दरारें विकसित होती हैं। और समय के साथ ये दरारें चौड़ी होकर एक बड़ी समुद्री गुफा या सी केव का रूप ले लेती हैं। लेकिन लहरों का अपरदन तो लगातार चलता रहता है। वे उस गुफा की दीवारों को तब तक काटती रहती हैं जब तक कि गुफा आर पार नहीं हो जाती। बिल्कुल। और इस स्थिति में सिर्फ गुफा की छत बचती है, जिसे तटीय मेहराब या सी आर्च कहा जाता है। और अंततः लहरें उस बची हुई छत को भी गिरा देती हैं। छत गिरने के बाद केवल खड़ी दीवारें बचती हैं, जिन्हें स्टैक कहा जाता है। हाँ, जो कभी समुद्र के किनारे एक विशाल पहाड़ हुआ करता था, लहरों ने उसे काटकर सिर्फ एक खंभे में बदल दिया। गजब की ताकत है प्राकृतिक बलों में। इसके अलावा समुद्र के किनारे जो एकदम ऊंचे सीधे खड़े चट्टानी तट होते हैं, उन्हें समुद्र भृगु या सी क्लिफ कहते हैं। और यही लहरें जब किनारों पर बारीक रेत और अवसाद जमा करती हैं, तो उनसे खूबसूरत समुद्री पुलिन यानी बीचेस बनते हैं। अब अंत में रेगिस्तान की बात करते हैं। वहाँ न पानी है न बर्फ, वहाँ मुख्य रूप से हवा काम करती है। हाँ, रेगिस्तान का मुख्य मूर्तिकार हवा ही है। लेकिन एक बात जो मुझे अक्सर हैरान करती है कि जब हवा किसी चट्टान को काटती है, तो चट्टान टूटकर गोल या चपटी होने के बजाय अक्सर एक छत्रक या मशरूम के आकार की ही क्यों दिखती है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसके पीछे वायुगतिकी या एरोडायनामिक्स और गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत ही शानदार संतुलन है। अच्छा, वो कैसे? रेगिस्तान में तेज हवा अपने साथ भारी मात्रा में रेत उड़ाती है। जो बड़े और भारी रेत के कण होते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हवा के निचले हिस्से में यानी जमीन के ज्यादा करीब ही उड़ पाते हैं। ओह, इसका मतलब है कि हवा का निचला हिस्सा एक बहुत ही तेज सैंडपेपर या रेगमाल की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हवा चट्टान के निचले हिस्से को बहुत तेजी से और ज्यादा मात्रा में काटती है, जबकि चट्टान के ऊपरी हिस्से पर रेत के भारी कण नहीं पहुंच पाते, इसलिए वहां कटाव बहुत कम होता है। हाँ, तो समय के साथ चट्टान का निचला हिस्सा बहुत संकरा हो जाता है और ऊपर का हिस्सा चौड़ा ही रह जाता है, बिल्कुल एक छतरी की तरह।
इसीलिए भूगोल में इन्हें छत्रक शैल कहा जाता है। बिल्कुल। और यही हवा जब इस रेत को उड़ाकर कहीं और ले जाती है और जब हवा की गति कम होती है तो वो रेत वहीं गिरकर छोटी छोटी पहाड़ियां बना लेती है, जिन्हें बालू टिब्बा या सैंड ड्यून्स कहते हैं। हाँ, और हवा की परिवहन क्षमता का एक और अद्भुत रूप है लोएस। लोएस, ये क्या होता है? जब रेत के कण बहुत ही महीन और हल्के होते हैं तो हवा उन्हें उठाकर सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर ले जा सकती है। जब ये बारीक रेत एक बहुत बड़े इलाके में बिछ जाती है तो उसे लोएस कहते हैं। अरे वाह! चीन में दुनिया के सबसे विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, जो हवा की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पृथ्वी का धरातल कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। ये अंदर के अंतर्जनित बलों के आकस्मिक गुस्से, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप, और बाहर के बहिर्जनित बलों की निरंतर कलाकारी, जैसे नदी, बर्फ और हवा, के बीच एक अद्भुत और कभी न खत्म होने वाले संतुलन का परिणाम है। एकदम सही सारांश है ये। इस प्रकार हमने अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लिया। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। लेकिन आज की चर्चा खत्म करने से पहले जरा इस विचार पर गौर कीजिए। अगर आज भी पृथ्वी के अंदर का मैग्मा उसी तरह उबल रहा है, हमारी महाद्वीपीय प्लेटें हर साल कुछ मिलीमीटर खिसक रही हैं और बाहर नदियां और हवाएं लगातार पहाड़ों को तराश रही हैं, तो जरा सोचिए आज से लाखों साल बाद हमारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी होगी। क्या कोई नया विशाल पर्वत